आप भगवान के मंदिर के सामने जाते हो, वहां जाके मूर्ति के सामने बैठ के क्या करते हो? ईश्वर से बात ही तो करते हो। और वहां जब आप उनसे बैठ करके बात करते हो तो आपका मन प्रसन्न होता है। इसका मतलब स्थान का सबसे बड़ा प्रभाव है। आपके कैरियर के अंदर मेष राशि हो तो मंगल लॉर्ड हो गया, तो आपका कैरियर, आप उस बच्चे में बचपन से ही आप ये देखोगे कि बोलेगा कि नहीं नहीं पापा, मेरे को तो सेना में जाना है, मुझे तो देश की भक्ति करनी है, मुझे तो आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे तो बेल्ट की नौकरी करनी है, वर्दी पहननी है, फोर्सेज में जाना है। ऐसे भाव आ जाएंगे क्योंकि मंगल है। Hello and welcome to the Crazy Tales Uncut, and we have with us one of the most renowned astrologers who have given 15 years of his work to astrology, and हम आज इस पॉडकास्ट में जानेंगे उनसे कुछ अनकही कहानी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। और मैं चाहूँगी कि जितने भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं वो एक पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि हम बहुत सारे टिप्स एंड रेमेडीज़ भी आपको बताएंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। कुछ भी क्वेश्चंस आपके साथ हो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं आज के पॉडकास्ट में वेलकम करना चाहूँगी मानवेंद्र सिंह रावत जी को। नमस्कार। नमस्कार। और अमृता कैन पॉडकास्ट, नाम बड़ा अच्छा है पॉडकास्ट चैनल का। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आपको भी, आपके सभी व्यूवर्स को, कि आपका ये पॉडकास्ट बहुत हिट हो, आप काफ़ी नाम लोगों के दिल में अपना बना पाएँ और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से नई नई चीज़ें आप अपने पॉडकास्ट के माध्यम से सभी लोगों तक परोसें। क्रेजी टेल्स हमारा सा मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोगों की कहानियों को शेयर करते हैं, उनकी लाइफ जर्नीज को जानने की कोशिश करते हैं। बिकॉज थ्रू क्रेजी टेल्स वी बिलीव दैट एवरी स्टोरी कैन चेंज ए स्टोरी। हर इंसान की एक कहानी होती है, और जैसे कि एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि स्टार्स हमारी कहानियों को शायद कहीं ना कहीं डिपिक्ट करती है, उनको चेंज करती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी अगर हम उसको समझना चाहे, क्या है एस्ट्रोलॉजी और वो कैसे इम्पैक्ट करती है हमारी डे टू डे लाइफ को? देखिए, एस्ट्रोलॉजी हमारी डे टू डे लाइफ को जो इम्पैक्ट करती है वो करती है ट्रांजिट के अकॉर्डिंग। जैसे एक ये शरीर है, ये शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट हैं जिनसे मिलकर के शरीर बना, और ये एक तरीके का मिनी ब्रह्मांड है, छोटा ब्रह्मांड मैं इसको बोलूँगा। और ये कनेक्ट हो रखा है ऊपर से इस सोलर सिस्टम के साथ में, और वो है बड़ा ब्रह्मांड। यानी कि हम सब कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स के साथ में जुड़े हुए हैं, हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। तो जो भी हरकत ऊपर होती है, इस भूगोल में होती है, नेचर में होती है, पृथ्वी के ऊपर होती है, उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे ऊपर आने लगता है। यही एस्ट्रोलॉजी है। आप ऐसे समझें कि जैसे एक मोबाइल फोन है, उसको सिग्नल मिल रहे हैं एक टावर से, और जब तक उसको सिग्नल मिल रहे हैं तब तक वो वर्क कर रहा है, और उसको सिग्नल मिलने ब्रेक हो जाए तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? आपके मोबाइल के ऊपर आएगा, और मोबाइल के थ्रू आपके ऊपर आएगा। आप बोलोगे आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, बात नहीं हो पा रही, ठीक से बात नहीं हो पा रही, हेलो हेलो हेलो, मैं बाहर जाती हूँ, सिग्नल नहीं आ रहे। इट मीन्स कि एक जियो की टावर ऊपर डिस्टर्ब हुई, और उसके डिस्टर्ब होते ही ये बॉडी भी डिस्टर्ब हो गई, और हमारा एक इम्पोर्टेंट काम रुक गया, हमारी कॉन्फ्रेंस बीच में रुक गई। यानी कि मैं आपको ये दिखा नहीं सकता कि ये मोबाइल फ़ोन किस तरीके से कनेक्टेड है, क्योंकि दिख तो कुछ नहीं रहा, एक फ़ोन है, सेट है, मोबाइल सेट है, बट वो कनेक्टेड है। वो वहाँ से सिग्नल ले रहा है, वो वहाँ से रेज ले रहा है, वो उसको सिग्नल मिल रहे हैं तो वर्क कर रहा है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी जो है वो वर्क करती है। हमारा ये जो शरीर है, हमारी ये जो बुद्धि है, हमारा ये जो मन है, ये अलग अलग 9 टावरों के साथ में जुड़ा हुआ है, और वो 9 टावर हैं 9 प्लैनेट्स, जो आपने हमने 10th स्टैंडर्ड में साइंस के अंदर उस चार्ट को स्टडी किया है सोलर सिस्टम के, कि सूर्य है, नेक्स्ट ऑर्बिट में बुध है ना, उसके नेक्स्ट ऑर्बिट में चंद्रमा है, फिर पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, सबसे लास्ट ऑर्बिट में सैटर्न है। यानी कि हर प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट के अंदर, अपनी अपनी कक्षा के अंदर मूव कर रहा है। अब जो भी घटना घटित होगी, जो भी कुछ हमारी लाइफ के अंदर होगा, मान लीजिए जैसे सैटर्न की टावर वीक हो गई फॉर एग्जाम्पल, अब सैटर्न से रिलेटेड इस शरीर के अंदर जो भी बॉडी पार्ट है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, वो पार्ट कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और अगर वही सैटर्न, वही शनि इस सोलर सिस्टम में काफी स्ट्रांग पोजीशन में है,
तो वही पार्ट इस शरीर के अंदर काफी मजबूत हो जाएगा। तो बेसिकली हम हर समय राउंड द क्लॉक ग्रहों से जुड़े हुए हैं। बस इस चीज को एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम ये डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि भाई अब कौन सी टावर वीक हो रही है, अब कैसे ग्रह आपस में जुड़ने जा रहे हैं, तो उनका प्रभाव इस भूलोक भविष्य पर। भूलोक भविष्य अलग है, पर्सनल होता है ना, एक लाइफ होती है पर्सनल और एक लाइफ होती है सोशल। सोशल लाइफ में क्या होता है, उसका इम्पैक्ट पूरे समाज के ऊपर पड़ता है। और एक मेरी निजी पर्सनल लाइफ है। तो जब भी कोई भूकंप आता है, कोई सुनामी आती है, कुछ भी ऐसा आता है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, भूलोक भविष्य के ऊपर पड़ता है, यानी कि इस पूरी नेचर के ऊपर पड़ता है, ग्रहण लगता है, पड़ता है। और इंडिविजुअली हमारी कुंडली के अंदर उसका भी प्रभाव, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है कि मेरी कुंडली में उस ग्रहण का क्या प्रभाव आएगा। अगर चंद्रमा को ग्रहण लग गया तो मेरा मन कमजोर होगा। चंद्रमा व्हाइट कलर का है, व्हाइट सेल्स बॉडी के अंदर चंद्रमा से चलते हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उस चीज की जो डेफिशिएंसी है वो कम होगी इस ग्रहण में। चंद्रमा शांति देता है, ग्रहण में आ जाएगा अशांत कर देगा, डिप्रेशन दे देगा। ये एक होता है भूलोक भविष्य, एक होता है पर्सनल भविष्य। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी बहुत ट्रू साइंस है, हमारे वेदों का नेत्र है, और बिना नेत्रों के तो हम देख ही नहीं सकते ना सुंदर दुनिया को। इसलिए जो गुरु ब्रह्मा थे ना, उन्होंने जब इस सृष्टि की उत्पत्ति करी तो ग्रहों ने के अनुरूप करी। देवताओं भी आकर के खड़े हो गए थे उनके सामने कि ब्रह्मा जी आप इस सृष्टि की तो उत्पत्ति कर रहे हैं, पर मनुष्य के मन में जब आप इन योनियों को बना रहे हैं, 84 लाख योनियों की उत्पत्ति हो रही है, तो कल को मनुष्य योनि ये प्रश्न कर सकती है। जब उसके अंदर बुद्धि होगी, उसके अंदर मन होगा, उसमें जब सब कुछ होगा, तो उसके मन में ये भी ख्याल आएंगे, क्योंकि विचार तो हर समय चलते हैं ना नेचर में, हर समय विचार ही तो हमारे मन के अंदर घूमते रहते हैं ना, ख्याल डेवलप होते रहते हैं कि व्यक्ति ये पूछेगा कि इसका आगे वाला कल क्या होगा, क्या होगा कल, क्या होगा, ये जो क्या है क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, वो कहां से आप जवाब दे पाएंगे, वो कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं इस नेचर की, इस सृष्टि की उत्पत्ति ग्रहों के अनुरूप कर रहा हूं। अब हर ग्रह से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, हर ग्रह हमारी लाइफ में आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा कि हर प्लेनेट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ प्राचीन समय से चलता आ रहा है। जब से इन ग्रहों की, इस नेचर की उत्पत्ति हुई, एक एक ग्रह से इतनी डीप नॉलेज आपको मिलेगी कि आप ये बोलने लगेंगे कि एस्ट्रोलॉजी तो वेरी ट्रू एंड करेक्ट है, और एक एक सेकंड ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। जो हमारा चार्ट बनता है, जब हमारा जन्म होता है उसी टाइम हमारा चार्ट बनता है, और कहते हैं कि जो ये प्लैनेट्स होते हैं वो हमारी लाइफ को उसी टाइम से ही इम्पैक्ट करने चालू करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि डेस्टिनी उसका इम्पैक्ट है, कि डेस्टिनी वही चीज़ डेस्टिनी है जो हम हमारे चार्ट्स में लिखा हुआ है, और क्या हम लोग इतने हेल्पलेस है कि हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे इस लाइफ में, या हम उसके ऊपर पूरा अपने आप को समर्पित कर दे कि जो चीज़ें हमारी प्लैनेट्स में ऑलरेडी फिक्स्ड है उसको हमें फेस करना ही है। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? मैं इसके ऊपर बिल्कुल आपको जवाब दूंगा तर्क संगत। देखिए, हम आज मनुष्य योनि में बैठे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके साथ बैठ करके, ये हमारा प्रारब्ध ही है। ज्योतिष का काम कर रहे हैं, लोगों का भला करने का काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, ये हमारा प्रारब्ध है कि हमने कुछ ऐसे कर्म करे होंगे पिछले जन्म में, तो ईश्वर ने हमारे को इस योग्य बना करके मनुष्य योनि दे करके, और कर्म जो है वो इस दिशा में तैयार हुए और आज लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमारी जो हमें जन्म मिला है, ये तो हमारे प्रारब्ध से मिला है। हमारे को ये जो कुंडली मिली है, ये हमारे को भाग्य के अनुरूप मिली है, और भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिलेगा। भाग्य में अगर आपके ये भी लिख दिया गया कि आपके साथ दुर्घटना घटित होगी, आपके भाग्य में ये भी लिख दिया गया कि 6 महीने बाद आपका जबरदस्त एक्सीडेंट होगा और इतने टाइम पीरियड के अंदर होगा। अब पर ज्योतिष में भी ना, अगर आप कुंडली को देखेंगे तो 9th हाउस होता है, और 9th हाउस भाग्य का है। अच्छा। और भाग्य के जस्ट नेक्स्ट जो 10वां भाव होता है वो होता है कर्म का। ओके। यानी कि भाग्य के बाद कर्म आ गया। अब आपके भाग्य में जो लिखा है उसको आप पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि भाग्य का लिखा चेंज
पूरी तरीके से तो नहीं किया जा सकता, पर उसके जो प्रभाव हैं, उसके जो नेगेटिव प्रभाव हैं, वो जो दुर्घटना है, उसको आप कर्म करके उसके प्रभाव को कम कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि अब आपके साथ ऐसा होने वाला है, मैंने पर आपसे कर्म कराना चालू कर दिया। मैंने आपको बोला कि आप ये रेमेडीज करिए, मैंने आपको ये बोला कि आपको ये प्रॉब्लम इस ग्रह की वजह से आएगी, इस वजह से आपको चोट दुर्घटना होगी। मैंने बोला कि केतु एक्सीडेंट कराएगा, मंगल ऑपरेशन कराएगा। अब आप इन दोनों ग्रहों को पकड़ लो। पकड़ने से मतलब है कि इनके हाथ जोड़ लो, इनकी पूजा करना शुरू कर दो, इनके जाप चालू कर दो। तो ग्रहों की जब हम पूजा करते हैं तो ग्रहों का जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो शांत हो जाता है। जैसे अभी मुझे आपसे कोई चीज चाहिए, आपकी मनपसंद, ठीक है, आप मुझे देना नहीं चाहती हो, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आपके डेली हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आपके 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन कंटिन्यू हाथ जोड़ रहा हूं। आप ऑफिस के लिए निकले तो मैं आपके ऑफिस पहुंच गया, आप फिर ऑफिस से घर आई तो मैं घर के गेट पर मिल गया। आप भी थक हार के कह दोगी कि ये पकड़ो आचार्य जी, ये आप रखिए और आप रहिए, कोई नहीं, मैं तो दूसरी चीज ले लूंगी, मैं तो दूसरा फोन ले लूंगी, ये आप रखो। आप में भी दया का भाव आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे भाग्य का लिखा हम अच्छे कर्म करके इस भूलोक भविष्य के अंदर सामाजिक दृष्टिकोण से हम उस चीज के प्रभाव को कम कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट मूर्ति पूजा की भी होती है, जिसमें कि बहुत लोग आजकल जैसे एथिस्ट भी हो जाते हैं, लोग भगवान को भी नहीं मानते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मूर्ति पूजा से या फिर उसका क्या इम्पैक्ट है कि हम एक रिलीजियस वे फॉलो करते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं उनकी भी लाइफ कहीं ना कहीं चल रही है, तो क्या उनका क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में जो हम देखिए, पूजा पूरा वैल्यू है। मैं तो कहता हूं कि मूर्ति पूजा बिल्कुल करनी चाहिए। बीच में कुछ शरारतें हुई और उन शरारतों के कारण लोगों के ब्रेन को वॉश करने की कोशिश करी गई कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। देखिए, हम भक्ति करते हैं और हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम भगवान को इमेजिन करते हैं अपने मन मस्तिष्क के अंदर। यानी कि हम एक उनका स्वरूप तैयार करते हैं कि ईश्वर ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान इस तरीके के हैं, और उस चीज को अपने मन मस्तिष्क में सोचकर इमेजिन करके फिर हम उनका ध्यान लगाते हैं और पूजते हैं। अब मैंने देखा प्रभु की ये चरण है, मैं प्रभु के चरणों का ध्यान कर रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप भगवान के चरणों का ध्यान करिए, जैसे साक्षात भगवान भोले बाबा आपके समकक्ष खड़े और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद की मुद्रा का ध्यान करिए, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में, आपके मस्तिष्क के अंदर वो इमेज तैयार हो जाएगी कि जैसे आप किसी को ऐसे आशीर्वाद दे रहे हो, आपको उनके चरणों का ध्यान चालू हो जाएगा कि ये रे प्रभु के चरण, मुझे तो बस प्रभु के चरणों का ध्यान करना है। यानी कि हमारे को जब हम अपनी बात को हम किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो उस बात को पहुंचाने के लिए हमारे को कोई माध्यम चाहिए होता है। अगर मुझे आप तक कोई बात पहुंचानी है और आप वो दैवीय शक्ति हैं, मैं आपको अप्रोच नहीं कर सकता, तो मैं आपकी प्रतिमा को ध्यान में रखते हुए आप तक मन के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को दिल से याद करते हैं और उस व्यक्ति का फोन आ जाता है। हमने दिल से उस व्यक्ति को अपने माइंड में, मन मस्तिष्क में इमेजिन किया, बड़े दिन हो गए अमृता जी से बात करे, और आपकी शक्ल याद आ जाएगी और पता चल रहा है मैंने बिल्कुल प्योर सोल से, सच्चे दिल से याद किया और आपने मुझे 2 दिन बाद कॉल कर लिया कि मारे पंडित जी बस, मैंने कहा ऐसी कॉल करा। बहुत बार ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ भी हुआ है। तो इसीलिए मूर्ति पूजा तो जरूर करनी चाहिए। ईश्वर का रूप है वो, उस रूप को ध्यान में रखते हुए जब हम मंदिर जाते हैं, एक वहां ऑरा क्रिएट होती है, उस स्थान की ऑरा का ही तो प्रभाव है। आज हम बड़े बड़े धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, वहां जाकर के हमारे विचार क्यों बदल जाते हैं, उनके सत्संग में बैठ के क्यों बदल जाते हैं? उनका इम्पैक्ट होता है। उनका इम्पैक्ट होता है, उनकी ऑरा का प्रभाव होता है, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, उनके शब्दों का प्रभाव होता है, और उस ऑरा में जैसे ही हम जाते हैं, क्योंकि उतने पॉजिटिव होते हैं, ऐसे ही जब ईश्वर का रूप मान करके उस मूर्ति को जब प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है, उसको पंच तत्वों से शुद्ध किया जाता है, उसको वैदिक मंत्र से, जो वेद पद्धति है, उनके द्वारा ईश्वर
तक उस बात को संस्कृति के वैध संस्कृति से पहुंचाया जाता है, उसमें भगवान का वास होता है, और जैसे हम उस स्थान में प्रवेश करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे विचार बदल जाते हैं। तो फिर क्यों ना मूर्ति पूजा की जाए। अब आप सोच करके देखोगे, कोई मूर्ति नहीं है संसार में, कोई मंदिर नहीं है संसार के अंदर, आपको ना एक अकेलापन, एक रूखापन महसूस होने लगेगा, और आपको ये लगने लगेगा कि कुछ है ही नहीं। एक पावर है, एक सोल है, एक वो पावर है जिसको आप महसूस कर सकते हैं। वो पावर है जो जैसे मोबाइल और सिग्नल, मोबाइल और टावर। आप भगवान के मंदिर के सामने जाते हो, वहां जाके मूर्ति के सामने बैठ के क्या करते हो? ईश्वर से बात ही तो करते हो। और वहां जब आप उनसे बैठ करके बात करते हो तो आपका मन प्रसन्न होता है। इसका मतलब स्थान का सबसे बड़ा प्रभाव है कि आप किस स्थान पर बैठे हो। वो देव स्थान है, वो राक्षस स्थान है, वो कैसा स्थान है, उसी से आपके विचार बदल जाते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि मूर्ति पूजा तो बिल्कुल करनी चाहिए, और जो लोग ये कहते हैं वो बिल्कुल गलत है जी। और एक चीज़ जानना चाहेंगे आचार्य जी, जैसे हमारे 12 राशियाँ होती है, सो हमारे कुछ चार्ट्स सन चार्ट भी होते हैं, मून चार्ट भी होते हैं, तो मैं समझना चाहूँगी सर वो 12 राशियों का क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और लोग अगर उनके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे, अगर आप थोड़े एक एक करके थोड़ा राशियों के बारे में। देखिए ऐसा होता है, 12 राशियां हैं, एक राशि 30 डिग्री की होती है। ये जो सोलर सिस्टम है वैसे गोल है इस तरीके से, है ना, सर्कल देखते हैं हम। ये 360 डिग्री का होता है। जब हम कंपास से प्रकार से गोला खींचते हैं तो 360 आ जाता है। एक जो राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है, 12 3 36। यानी कि कितना जबरदस्त प्रॉपर सेटअप है। उस समय पर जब ये नेचर तैयार हुई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति करी, तो उस समय कितना प्लान किया चीजों को। अब सबसे पहली राशि होती है मेष। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये राशियों से शरीर कैसे जुड़ा हुआ है। आप ऐसे समझ लो कि हमारा ये शरीर 12 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और इसमें सबसे पहला है मेष राशि, जो हमारे सर को प्रभावित करती है। ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा मेष राशि से चलता है, क्योंकि पहली राशि है तो शरीर में सबसे पहले क्या है? सर, मेष है। और अगर आपका ये मेष राशि यानी कि सर अगर आपका कमजोर हो गया, सर आपका वीक है, तो इसका मतलब आपकी मेष राशि कमजोर है। इसका मतलब आपका मंगल कमजोर है, क्योंकि मेष राशि की जो लॉर्डशिप है वो मंगल को दे दी। मंगल ने कहा कि मैं, गुरु ब्रह्मा ने कहा कि आप सर को रखो, आप ताकतवर ग्रह हो, पराक्रमी ग्रह हो, सर की मजबूती में आपको। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेष राशि के लोगों? मेष राशि के कैरेक्टर बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि मंगल के पास जब डिपार्टमेंट आ गया तो मेष राशि वाले बहुत डेयरिंग पर्सनैलिटी के होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, जो करते हैं पूरी निडरता के साथ में करते हैं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, डरते नहीं है। उनकी जो हिम्मत है वो उनको आगे लेकर के जाती है। ये मेष राशि का सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है। क्योंकि ये जो राशि होती है ये क्षत्रिय वर्ण की होती है, इसलिए इस राशि में बाय बर्थ शूरवीरता आ जाती है, इस राशि में बाय बर्थ डेयरिंग पर्सनैलिटी आ जाती है। ये मतलब ये हेजिटेट नहीं होते, ये आगे निकल जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं, मेहनत करके परिश्रम करके आगे बढ़ जाते हैं। मंगल करा देता है। मेष राशि के स्वामी मंगल है, और वो तो कुंडली के योग है। खैर वो तो जब योगों में आएंगे तो मंगल सेना का, पुलिस का, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर क्या इस तरीके के सर्विसेज भी बिल्कुल इस तरीके के सर्विसेज में मिले जाएगा। अगर आपका कैरियर का लॉर्ड हो, हॉरोस्कोप में आपके कैरियर के अंदर मेष राशि हो तो मंगल लॉर्ड हो गया, तो आपका कैरियर, आप उस बच्चे में बचपन से ही आप ये देखोगे कि बोलेगा कि नहीं नहीं पापा मेरे को तो सेना में जाना है, मुझे तो देश की भक्ति करनी है, मुझे तो आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे तो बेल्ट की नौकरी करनी है, वर्दी पहननी है, फोर्सेज में जाना है। ऐसे भाव आ जाएंगे क्योंकि मंगल है, ये उसके कैरेक्टर है, वो डेयरिंग पर्सनैलिटी का है। वो ऐसा नहीं है कि मन में कुछ और बाहर कुछ, वो जो है वो बोल देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसी तरीके से, बट ये एक सिंपल बात बताइए मैंने आपको कि सिर्फ इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है। अभी तो आप समझ लीजिए बिल्कुल बेसिक बात है जो हम कर रहे हैं। अभी ये चीजें चेंज भी हो सकती हैं, क्योंकि नियम अपग्रेड हो जाते हैं, नियम बदल जाते हैं।
कुछ ऐसे ग्रह आकर के भी मेष राशि में बैठ सकते हैं जो मंगल को परेशान करेंगे और इन चीजों में आगे नहीं बढ़ने देंगे। बट जो बेसिक नेचर रहेगा ना वो यही रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं तो ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, मैं ऐसे चला जाऊं, मैं वहां कर लूं, मैं ये कर लूं, पर कर कुछ नहीं पाते। यानी कि राशि का तो प्रभाव है कि ये करना है, वो करना है, मंगल एक विचार तो दे रहा है, दूसरे पर प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पकड़ के लैग पुलिंग कर रहे हैं, नहीं करने दे रहे। ये अपग्रेडेशन की बात आ गई। जब हम कुंडली में जाते हैं तो इन चीजों को हम डीपली देखते हैं। ऐसे ही वृष राशि होती है। वृष राशि के लॉर्ड होते हैं शुक्र ग्रह। वृष राशि की कैरेक्टरिस्टिक होती है रूप खूबसूरती। वृष राशि अगर आपकी कुंडली में अच्छी है, स्ट्रांग है, उस पर कोई पापी बुरा ग्रह नहीं बैठा, तो ऐसे लोग खूबसूरत बहुत होते हैं। ऐसे लोगों को वेल अप टू डेट रहना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग ग्लैमर प्रिय होते हैं। ऐसे लोगों को फैशन, कॉस्मेटिक, आर्ट, इन सब चीजों का बड़ा शौक होता है, एक्टिंग का शौक होता है, क्योंकि इसके प्लैनेट शुक्र हो गया। लव लाइफ की तरफ ऐसे लोगों का जो मन है वो अग्रसर हो जाता है। चाहे वो अंदर से खोखले होंगे, बट बाहर से देखने में ऐसे लगेंगे कि यार क्या पर्सनैलिटी है, क्या मेंटेन किया हुआ बंधन है, एकदम वेल अप टू डेट रहना। वो शुक्र का प्रभाव आ जाएगा, लव का प्रभाव आ जाएगा। और इस दुनिया के अंदर बिना प्रेम के ये नेचर नहीं चल सकती। प्रेम से तो जब आप एक डॉग को भी बुलाते हो ना तो वो भी आ जाता है कि मुझे प्यार कर रहा है। जब आप गाय को बोलते हो ना आज पुचकारने लगते हो तो गाय भी खिंची चली आ जाती है। यानी कि जो प्रेम की भाषा है वो एक ऐसी भाषा है जो दो लोगों को जोड़ करके रखती है। अगर हर व्यक्ति प्रैक्टिकल सोचने लगेगा तो वो आगे, ये जो नेचर है ना, आगे जाके डिस्टर्ब हो जाएगी और कंट्रीज की तरह हो जाएगी। जैसे जापान में, ताइवान में, इधर उधर इन कंट्रियों में क्या किसी को किसी से ज्यादा फीलिंग्स नहीं है, अटैच नहीं है। मशीन बन चुके हैं लोग, ह्यूमंस मशीन बन चुके हैं, बस काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो शुक्र है ये आपको इस तरीके के कैरेक्टर देता है वृष राशि में। चेहरे को है, जितने भी फिल्म एक्ट्रेस हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, उनकी सबकी वृष राशि अच्छी मिलती है, तभी वो आर्ट रिलेटेड रूप खूबसूरती में इतने अच्छे होते हैं। अच्छा। ऐसे ही मिथुन राशि होती है नेक्स्ट 3rd नंबर की। ये मेष हो गई, वृष चेहरे की, मिथुन गले की, यानी कि हमारा बॉडी पार्ट 3rd पे पहुंच चुका है। और मिथुन राशि का लॉर्ड होता है बुध। बुध इस सोलर सिस्टम में सबसे इंटेलिजेंट प्लेनेट है, क्योंकि बुध बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है। बुध बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। आप पार्क में जाओ, हरे रंग का है, इसलिए बुध का स्टोन होता है पन्ना, जो मैंने ग्रीन कलर का पहना हुआ है। हम पार्क में जाते हैं, ग्रीनरी में जाते हैं तो हमारे को अच्छा लगता है, जाकर के शांति मिलती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो जो बुध है वो आपको चंचलता देता है, आपको हंसमुख बनाता है, आपको कॉमेडियन बनाता है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड देता है। तो इसलिए मिथुन राशि वालों में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं कि वो इंटेलिजेंट होते हैं, आपको आवाज देगा, आपको सुरीला बना देगा। अगर आपका बुध बहुत अच्छा हुआ कुंडली के अंदर, मिथुन राशि का लॉर्ड, तो आपको बहुत अच्छा वक्ता बना देगा, बहुत अच्छा स्पोक्स, क्योंकि गले का है ना, आवाज तो यहाँ कंठ से ही निकल रही है। अगर इसको बीज दें तो फिर क्या है, कुछ नहीं है। अगर कंठ में आवाज ना हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, काबिल तो बहुत होते हैं पर वो अपनी बात नहीं रख पाते, वो बोल नहीं पाते। बहुत सारे केसेस वकील इसलिए हार जाते हैं कि उनकी प्रेजेंस अच्छी नहीं है, उनकी वाक शक्ति अच्छी नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका इतना अच्छा नहीं है। तो बुध हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड देता है। मिथुन राशि, हाँ ये जरूरत थोड़ी कद काठी में कम होती है, तो इनकी हाइट वगैरह थोड़ी कम होती है मिथुन राशि वालों की। ऐसे ही कर्क राशि होती है, वो चंद्रमा से रूल होती है, क्योंकि उसका लॉर्ड होता है चंद्रमा। अब आ गए हम इधर गले के नीचे, तो ये जो बॉडी पार्ट होता है हमारा, ये चंद्रमा से चलता है। इसलिए चंद्रमा को इमोशनल प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है, वो मन को रिप्रेजेंट करता है। और जिसका कर्क राशि अच्छी होगी उसका मन भी अच्छा होगा, उसका बॉडी पार्ट भी बहुत अच्छा होगा, नहीं तो उसको इसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती रहेगी। और इमोशनल ग्रह, इसलिए इस दुनिया में जो लोग बहुत इमोशनल है, जो अपना नुकसान कर लेते हैं, दूसरे का नहीं होने देते, समझ लेना ऐसे व्यक्ति का जो उसकी राशि कर्क हो सकती है। सोच लेना कि उसका चंद्रमा कुंडली में कर्क राशि का बहुत अच्छा होगा, तभी वो खुद को नुकसान पहुंचा लेता है, दूसरे को नहीं पहुंचाता। कई बार धोखा खाने के बाद भी ट्रस्ट कर लेता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे हैं, मेष राशि वाले ऐसे हैं, एक बार धोखा खा लिया, आज के बाद इसको एंट्री नहीं दूंगा अपने घर में, आज के बाद इससे बात नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर चंद्रमा आ गया, हाथ जोड़ लिए, अच्छा ठीक है आ जाओ, वो माफ कर देंगे, 1-2 बार नहीं, 4-4, 5 बार माफ कर लेंगे, फिर धोखा खा लेंगे। सिंह राशि है, पेट को रिप्रेजेंट करती है, और इसका स्वामी सूर्य है। अब ये पेट है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, सारी लड़ाई पेट की है।
और सूर्य क्या है? राजा। सूर्य कौन है? ग्रहों का राजा है, इस सोलर सिस्टम का राजा है। सुबह सुबह सूर्य उदय होता है तो एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग लेकर के आता है। इसलिए कहते हैं सुबह सुबह की सूर्य की रोशनी घर में आनी चाहिए। तो सूर्य अगर आपका मजबूत है, आपकी सिंह राशि ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी, यानी कि आपकी कमांडिंग नेचर हो जाएगी, आप के अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, आप आईएएस बन सकते हो, आप मंत्री बन सकते हो, आप एनजीओ चला सकते हो, आपकी नेतृत्व क्षमता बेसिकली बढ़ जाएगी, आप बड़े व्यापारी बन सकते हो। ये जिनकी राशि है, जिनकी सिंह राशि, सिंह राशि और उसका लॉर्ड सूर्य होता है, तो सिंह राशि वालों के अंदर ऑटोमेटिकली ये अपने आप नेचर ये डाल देती है सूर्य वाले ख्वाब कि जो करना है बड़ा करना है, छोटा करना ही नहीं। बहुत सारे लोग कुंडली दिखाने आते हैं, आगे बोलते हैं उनके माता पिता, पंडित जी देखना है तो भी 18 साल 17 साल का, इसके ख्वाब इतने ऊंचे, कहता है बिजनेस करूंगा, मैं तो नौकरी नहीं करूंगा, मुझे तो सीधा बिजनेस करना है, मैं तो बिलियनियर बनना है। कह रहे अभी से इसके ऐसे ख्वाब है। वो ख्वाब ऐसे इसलिए है क्योंकि सूर्य उसकी राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सूर्य छोटा काम कराना ही पसंद नहीं करता। सूर्य को ये रहता है क्योंकि वो राजा है ना, राजाओं के राज रहे हैं हमारे देश में पहले, तो राजा की सोच ही है कि बड़ा करना, न्याय देना, न्याय कराना। तो सिंह राशि वाले जो लोग होते हैं वो भी मंगल की तरह डेयरिंग पर्सनैलिटी के होते हैं, दबते नहीं है और इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। ऐसे ही कन्या राशि होती है, वो भी बुध की होती है, वो पेट से नीचे का जो बॉडी पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको पेट से नीचे से रिलेटेड बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी कन्या राशि वीक है, और उस राशि का स्वामी बुध होता है। तो कन्या राशि वाले जो होते हैं ये भी बहुत जल्दबाज होते हैं, इनको भी जल्दी जल्दी काम करने की आदत होती है। ये थोड़ा पेशेंस कम रखते हैं, काम कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं अरे नहीं मैंने जल्दबाजी में कर लिया था, थोड़ा रुक के कर लेता तो अच्छा रहता, सलाह करके कर लेता, वो मैंने उसी समय पता नहीं क्या हुआ मैंने डिसीजन ले लिया। वो बुध ने जल्दी डिसीजन करा दिया, तो कन्या राशि वालों में देखने को मिलता है। ऐसे ही तुला राशि वो शुक्र की होती है, वो गुप्तांगों को प्रभावित करती है, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको प्रभावित करती है तुला राशि। अगर आपका शुक्र मजबूत है तो सब अच्छा, और शुक्र मजबूत नहीं है तो आपको मैरिज लाइफ में भी दिक्कत आएगी, आपको पर्सनल लाइफ चलाने में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और आपको अपने प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर परेशान करने लगेंगी। और शुक्र अगर आपका यहाँ मजबूत है तुला राशि का, तो बस फिर क्या है, फिर तो आप बहुत व्यक्ति को रंगीन मिजाज शुक्र यहाँ पर बना देगा, और उसको बहुत मीठा बना देगा। ऐसे जो लोग होते हैं जो शुक्र से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनमें अपनी बात को, अपने कार्य को निकालने की जो कला होती है वो बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आ जाता है। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक बड़ा अच्छा प्रभाव छोड़ देते हैं। ऐसे ही वृश्चिक राशि है, वो आपको तकलीफ देती है, क्योंकि वृश्चिक राशि तकलीफ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो जैसे पाइल से रिलेटेड बीमारी हो गई, माइग्रेन हो गया, आपके मांसपेशियों में प्रॉब्लम हो गई, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ये वृश्चिक राशि के पीड़ित होने के कारण होती हैं, क्योंकि जो 8 नंबर का बॉडी पार्ट होता है शरीर में वो गुदा द्वार का होता है। तो अगर आपकी वृश्चिक राशि पीड़ित हो गई तो आपका वो बॉडी पार्ट भी वीक होगा। आपका मंगल पीड़ित हो गया, वृश्चिक राशि का मंगल है, तो आपको ये दिक्कत देगा। हाँ, ये बात अलग है कि क्योंकि जो मंगल का बेसिक नेचर है उसको तो हम भूल नहीं सकते। मंगल का बेसिक नेचर तो क्या है, वो है ही पराक्रमी साहसिक प्लेनेट तो है ही, वो महत्वाकांक्षी उच्च अभिलाषी तो है ही, वो चीजों को बहुत गहराई के साथ में सोचता है, मेहनत से नहीं कतराता। इसलिए वृश्चिक राशि वाले कठिन परिश्रम करके अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। तो ये उसके कैरेक्टर उसमें देखने को मिलेंगे। ये कैरेक्टर मेष राशि में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेष और वृश्चिक दोनों को रिप्रेजेंट तो मंगल ही कर रहा है। ऐसे ही धनु राशि है, वो गुरु की राशि होती है। ये जो थाइज होती है उसको भी प्रभावित करती है धनु राशि। अगर थाइज में बहुत पेन रहता है तो इट मीन्स कि आपकी धनु राशि वीक है, इसका मतलब आपका गुरु कमजोर है। अगर आपकी धनु राशि में शुभ ग्रह बैठे हैं, आपका जो गुरु है जुपिटर है, जो धनु राशि का लॉर्ड है, वो कुंडली में बहुत अच्छा है, इसका मतलब सीधा सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर एक तो आप में क्षत्रिय गुण आ जाएंगे, आप अग्नि तत्व प्रधान हो जाओगे, जल्दी थोड़ा गुस्सा कर बैठोगे। और क्योंकि राशि आ गई गुरु के पास में, गुरु इस सौर मंडल का एक तरीके से सभी ग्रहों को बैलेंस करने वाला ग्रह होता है जुपिटर। जैसे राजा का एक सलाहकार महामंत्री होता है, हमारे पीएम का होम मिनिस्टर होता है जिसकी सलाह से कोई काम उन्हीं की सजेशन से चलता है, ऐसे ही सूर्य का महामंत्री होता है जुपिटर गुरु।
तो यानी कि अगर आपका गुरु कुंडली में अच्छा है, आपके धनु राशि का लॉर्ड कुंडली में अच्छा है, तो आप बहुत इंटेलिजेंट, साम दाम दंड भेद सारी नीतियां आपके अंदर होंगी और आप समाज सुधार का काम करोगे। आप सूर्य की ही तरह लोगों का नेतृत्व करने में भला करोगे, बट सूर्य की तरह आप क्रूर नहीं रहोगे, क्योंकि राजा में थोड़ी क्रूरता भी होती है। जब राजा को अपनी प्रजा को बचाना है तो वो क्रूर भी हो जाएगा। फिर वो नहीं देखेगा कि भाई सामने कौन है, वो सोचेगा कि अगर मेरे 1000 लोग बच रहे हैं और मेरे को अगर 50 लोगों की बलि चढ़ानी पड़ रही है, 100 लोगों की बलि चढ़ानी पड़ रही है, पर मेरे 1000 10,000 लोग बच रहे हैं, तो वो चढ़ा देगा। जैसे चाणक्य नीति थी, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया चाणक्य ने, तो गुरु के तौर पर किया। तो इसलिए गुरु का बलवान होना धनु राशि को बहुत बल देता है। ऐसे ही मकर राशि है, वो शनि की होती है। अब शनि न्याय प्रिय ग्रह है, तो मकर राशि वालों में एक चीज होती है कि वो न्याय करने में विश्वास रखते हैं, और मकर से ज्यादा कुंभ वाले रखते हैं, क्योंकि कुंभ भी शनि की है। बट शनि जो है मकर से ज्यादा कुंभ से लगाव रखते हैं, क्योंकि वो उनकी फेवरेट राशि है कुंभ। तो मकर और कुंभ वालों में क्या डिफरेंस होगा कि कुंभ वाले कम आलसी होंगे तो मकर वाले ज्यादा आलसी होंगे, क्योंकि कुंभ को शनि ज्यादा पसंद करता है। अब पैरों का, घुटनों का जितना भी रोग है, पिंडलियों का, ये सारा का सारा शनि से चलता है। क्योंकि शनि क्या है, वृद्ध प्लेनेट है, 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, यानी कि 12 राशियों से मूव करने में 30 ईयर्स। 3 का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, यानी कि उसको एक पूरे का पूरा 12 राशियों से घूमने में 30 ईयर्स लग जाते हैं। तो सोचो कितना स्लो चलता है, सबसे स्लो वही है, प्लैनेट है सबसे ज्यादा। और फिर सेकंड नंबर पर है राहु केतु, फिर उसके बाद आता है जुपिटर। यानी कि शनि ग्रह अगर ने आपके वो बॉडी पार्ट ले लिए कुंडली के अंदर, अगर वो बॉडी पार्ट ले लिए कमजोर हो गए तो कुछ भी नहीं। अगर आपके घुटने चले जाए, आपके पैरों में बराबर दर्द बना रहे, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाए, आप कितने ही ज्ञानी हो, आप कितने ही अच्छे हो, आपकी पूरी पर्सनैलिटी रखी की रखी रह जाएगी अगर आप चल नहीं पा रहे ठीक से, तो है ना। तो यानी कि गुरु ब्रह्मा ने शनि को बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट दिया। इसीलिए यहां पर मकर और कुंभ शनि का बहुत बड़ा रोल रहता है, और साथ में न्यायप्रिय भी है, इंटेलिजेंट भी है। तो कुंभ राशि वालों की सोच ये रहती है कि मैं न्याय संगत काम करूं, मैं मतलब कर्मों का फल लेते हैं शनि महाराज, हमें हमारे कर्मों की। अब कर्म भी डिपेंड करता है हमने कैसे करे हैं। अगर हमने बहुत अच्छे कर्म करे हैं तो यही शनि आपको अच्छे कर्मों के रूप में ही आपके साथ न्याय कराएगा। और अगर आपने बुरे कर्म करे हैं, किसी की बहुत आत्माएं दुखाई हैं, और उस तो आपको जो न्याय तो तब भी मिलेगा, पर वो न्याय उस हिसाब से मिलेगा जो आपने कर्म किए हैं, फिर उतना ही आपको भी भुगतना पड़ेगा। फिर लोग ये कहते हैं हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। तो यहां पर शनि का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। ऐसे ही मीन राशि जुपिटर की होती है, मीन राशि जुपिटर की होती है, और इसको बहुत अच्छी राशि में इसलिए मानते हैं क्योंकि देवतुल्य राशि हो जाती है। और मीन राशि वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब मैं बहुत इंटेलिजेंट मीन राशि वालों को इसलिए मानता हूं, मैंने बहुत रिसर्च करी है कुंडलियों के ऊपर, और मैंने देखा है क्योंकि ये जुपिटर की भी बड़ी फेवरेट राशि होती है गुरु की। और मीन राशि वालों में स्वभावतः जो उनका मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। उसमें मतलब मैं 99% उसको अच्छी ही बोलता हूँ, उसमें नेगेटिविटी बहुत कम देखने को मिलती है। इसलिए जिसका जुपिटर बलवान हो और मीन राशि हो, ऐसे जातक अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, बहुत तरक्की कर लेते हैं। बस उनका जुपिटर उनका साथ दे, वो बस कमजोर ना हो, वो बुरे ग्रहों के साथ ना बैठा हो। ऐसे लोग रूल करते हैं और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ज्ञान बहुत होता है उनको, धर्म, समाज सुधार, स्पिरिचुअल, ऑकल्ट साइंसेज जितनी भी हैं वो सारी तरफ आपको जुपिटर आगे बढ़ा देता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी में 12 राशियां हैं, 12 हिस्से शरीर के करे गए, हर राशि का एक अपना ग्रह है। अब वो ऊपर जो भी चीज डिस्टर्ब होती है इस बड़े ब्रह्मांड में, तो वो इस कुंडली के माध्यम से शरीर तक पहुंच जाती है। आपने आज बहुत मतलब हमें बहुत इजीली और बहुत डिटेल में समझाया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी 12 राशियों में 9 प्लैनेट्स का इम्पैक्ट होता है। 7 प्लैनेट्स का इम्पैक्ट होता है। 2 और ग्रह होते हैं, राहु केतु, वो नॉन मेटलाइज प्लैनेट होते हैं, छाया प्लैनेट होते हैं। और ये 7 जो प्लैनेट है ये हमारे को रूल करते हैं।
और जैसे आप एज ए यूथ आपने काफ़ी लोगों का आपने चार्ट्स देखे होंगे और आपने काफ़ी इंडिया से बाहर भी आप गए होंगे। जो वेस्टर्न कल्चर में जो एस्ट्रोलॉजी होता है और जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम कॉन्स्टलेशंस या यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में बहुत सारे सन्स एंड प्लैनेट्स और भी होंगे, और भी गैलेक्सीज होंगे। जो हमारा वाला गैलेक्सी है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, जो हम हिंदू एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं। क्या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और हिंदू एस्ट्रोलॉजी का कंबाइंड एक मतलब जो रिजल्ट्स है वो इक्विवेलेंट होता है, या वहाँ का क्या मतलब इम्पैक्ट है? आप तो काफ़ी जगह गए देखिए, होंगे। मैंने देखा है, बाहर जाकर के भी देखा है, जो हमारी वैदिक ज्योतिष है, जो हमारे वेदों में वर्णित हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, वही मान्य है। उसी को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके मैनिपुलेट करके अलग अलग जगहों पे फॉलो किया जाता है। जैसे चाइनीज कैलेंडर होता है चीन में, बट अगर उसकी हम डेप्थ में के अंदर जाए ना, तो हमारी जो वैदिक पद्धति है उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उसके अंदर देखने को मिलती है। नासा वालों ने खुद ये कहा कि हिंदू मैथोलॉजी इज वेरी ट्रू एंड करेक्ट। ओके। जब 2006 में या 2007 के आसपास की बात है, जब इनका मंगल के ऊपर यान गया, जब इन्होंने मंगल के ऊपर अपना वो यान भेजा ये देखने के लिए कि भाई मंगल कैसा है, मंगल का रंग कैसा है, तो उन्होंने वहां देखा कि हाँ वह मंगल तो लाल रंग का है। फिर उन्होंने लिखा कि यस, हिंदू मैथोलॉजी इज ट्रू एंड करेक्ट। और हमारे वेदों में कब का लिखा हुआ है? ये कोई अभी 1000-2000 साल के तो नहीं, मतलब हजारों वर्ष पहले हमारे वेदों में लिख दिया गया कि बुध का रंग हरा है, गुरु का रंग पीला है, चंद्रमा का वाइट है, मंगल का लाल है, शनि का नीला है, लिखा ना हमारे वेदों के अंदर। तो यानी कि जो भी चीजें रिसर्च हो रही हैं इस वर्ल्ड में, और विशेष रूप से जो बड़ी कंट्रियां हैं, जो रिसर्चर कंट्रियां हैं, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, जापान हो गया, इसराइल हो गया, जो बड़ी वो कंट्रियां जो सिर्फ रिसर्च बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, वो सब हमारे को ही तो फॉलो कर रही हैं। ओके। वो हमारे ग्रहण को ही तो फॉलो कर रही हैं। हम ही तो सब कुछ उनको परोस करके दे रहे हैं। वो ये देखते रहते हैं कि इनके वेदों में ऐसा लिखा है, इनके शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो क्या वाकई ऐसा है, और उसी के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। उनको कहाँ से ये कॉन्सेप्ट मिला? उनको क्या पता कि मंगल का रंग लाल है? हम ही ने तो बताया ना मंगल का रंग लाल है, तो वो तो उसको वेरीफाई करने के लिए गए वहां पर। तो यानी कि ये एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये प्रॉपर एक साइंस है, प्रॉपर साइंस है। बस इसको समझने और समझने वाला होना चाहिए। डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ देश काल और पात का डिफरेंस जरूर आता है। ओके। सभ्यता के हिसाब से आता है, जिसको बोलते हैं लोकाचार्य। 5 प्रकार का ज्ञान होता है ना, श्रुति, स्मृति, निगम, आगम और लोकाचार्य। लोकाचार्य का मतलब होता है जो वहां का संस्कार, वहां की जो परंपरा है, उसके हिसाब से फल बदल जाता है, उसको बोलते हैं लोकाचार ज्ञान पद्धति। तो वहां जैसे हमारे यहाँ कुंडली मिलान करते हैं, हमारे यहाँ संस्कारों को देखते हैं, हमारे यहाँ परिवारों को देखते हैं, स्टेटस को चेक करते हैं, बच्चों की सोच को, वहां ऐसा नहीं है। अदर कंट्रीज में क्या होता है, वहां का जो लोकाचार्य है, वहां की जो सभ्यता है, वो इसी तरीके की डेवलप हो चुकी है कि उनकी अप ब्रिंगिंग जो होती है बचपन से, वो उसी तरीके से होती है, मॉडर्नाइजेशन वाली। हमारी उस तरीके से नहीं होती। तो वहां पर वो चीज कॉमन हो गई, वहां पर वो बचपन से उस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो उनका माइंड वैसे सेट हो चुका है, वो उसमें भी एडजस्ट कर लेते हैं। बट हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं होता। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी तो एक पशु पक्षी के ऊपर भी एप्लीकेबल है, जीव जंतु पर भी एप्लीकेबल है। जब भूकंप, सुनामियां आती हैं, ग्रहण होते हैं, ज्वार भाटे आते हैं, तो उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। खाली ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर पड़ता है, अमेरिका में भी पड़ेगा, सब जगह पड़ेगा जहां जहां वो ग्रहण पड़ा होगा। पीछे ग्रहण पड़ा था, अमेरिका के ऊपर पड़ा, वहां पर बड़ी दिक्कतें हुई। तो ऐसा कुछ नहीं है इम्पैक्ट कि इसका हर जगह है। इम्पैक्ट इसका हर जगह है। और ये वेस्टर्न तो एक वर्ड बन गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो बेस है वो यही है वैदिक पद्धति का। अब इसी को लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया। आजकल एक इलेक्ट्रॉनिक करके भी पता नहीं एक नई पद्धति आई है, आजकल एक वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी आ गई है। आजकल मतलब चीजों में से जो चीज थोड़ी इजी टू ऑपरेट लग रही है, इसमें से पेड़ है, पेड़ की शाखाएं, जो लग रहा है शाखा
ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, ये तो ज़्यादा बढ़िया है, उसी को तोड़ लो और उसी को आगे बढ़ा दिया। तो ऐसे ना डिवीजन कर दिया है। बाकी जो मौलिक सिद्धांत हैं वो जो वैदिक पद्धति के हैं वही पूरे वर्ल्ड वाइड देखे जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं। एक चीज़ और है पंडित जी, जैसे हम जब यूथ को देखते हैं वो अपना करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। आपको भी पता है कि एक पूरा कैवर्स है जो चल रही करियर्स थे पहले, जैसे मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। अब लोगों में ना थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि हम क्या लेकर के आगे चलें। तो क्या कुंडली का उसमें प्रभाव होता है और आप उसको कैसे गाइडेंस देना चाहेंगे यूथ को जब वो अपने करियर को लेकर के सोचे? देखिए, कुंडली का भी तो प्रभाव है, जैसे मैंने भी आपको बताया 12 राशियां कि अब मंगल से रूल राशि है तो व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन में जाएगा, है ना, सेना पुलिस में जाने का मन करेगा, यूपीएससी में भी जाएगा तो आईपीएस बनने के ख्याल होंगे, उसके आईएएस बनने के नहीं होंगे। आईएएस बनेगा तो सूर्य का प्रभाव होगा, है ना, अकाउंट्स के अंदर जाएगा तो बुध का प्रभाव होगा, शुक्र का प्रभाव होगा, अगर उसके अंदर अकाउंट जैसे ख्याल हैं। अगर उसके अंदर ये प्रभाव है कि मुझे जल में जाना है, मुझे नेवी के अंदर जाना है, मुझे वाटर रिलेटेड काम करना है, मुझे सिंचाई विभाग में करना है, सरकार के का जो सिंचाई डिपार्टमेंट होता है उसमें जाना है, तो उसके अंदर चंद्रमा का प्रभाव देखना पड़ेगा, उसका मून कैसा है। यानी कि आपका शरीर और आपका कुंडली का कैरियर का घर, जिसको बोलते हैं कर्म स्थान, आपका कर्म और आपका शरीर आपस में कैसा जुड़ रहा है, उस हिसाब से आपका कैरियर डिसाइड होता है। तो इसलिए मैं सभी युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, आपके पास टाइम ऑफ बर्थ है, तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर पूछें, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर सलाह लें कि मेरे लिए सूटेबल कैरियर क्या रहेगा, किस फील्ड में। हमको कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई करी, डॉक्टर बने, उसके बाद चले गए एक्टिंग में, बॉम्बे फिल्म लाइन में, वहाँ से फिल्म लाइन में काम किया 5 साल और उसके बाद आ गए राजनीति में, अब देश की संसद में बैठ रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे उदाहरण है हमारे सामने, एक ने एक करे, यानी कि उनकी फील्ड ही स्टेबल नहीं हो पाई, यानी कि उनकी कुंडली ऐसी रही कि उनको उसको स्टेबल नहीं होने दिया। अगर वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते तो उनको सलाह देता कि नहीं तुम इधर उधर मत भटको, खाली एक प्रोग्राम सेट कर लो, एक माइंड में ख्याल रखो कि आप बस आपको इस फील्ड में जाना है, यही आपका कैरियर है, उसी पे फोकस करो, बाकी चीज़ों से हट जाओ। और युवाओं को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेस होना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं, आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है जिन्होंने आपको पैदा किया, इस दुनिया में लेकर के आए, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और वो है आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन काम के प्रति, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको बढ़ानी होगी। और आपको अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा शेड्यूल करके चलना पड़ेगा। जैसे ये वेस्टर्न कल्चर जिस तरीके से हावी हो रहा है और हमारे संस्कारों का हनन कर रहा है, दबा रहा है, संस्कारों के ऊपर ये वेस्टर्न अब बढ़ता जा रहा है, इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा। आप जैसा खाओगे वैसा ही आपके विचार भी निर्मित होते हैं। जब एक माँ होती है, उसके गर्भ के अंदर बच्चा होता है ना, तो क्या कहते हैं, हर माँ अच्छे से जानती है, हर व्यक्ति अच्छे से जानता है कि जो माँ खाएगी वो उस बच्चे को मिलता है। जैसा माँ सोचेगी ऐसे विचार उस बच्चे के होते हैं। इसीलिए कहते हैं रामायण सुनो, भागवत सुनो, ये सुनो, तो बच्चे के अंदर भी वो संस्कार आएंगे। यानी कि हमारे इस शरीर के अंदर हम जैसा आहार इस आत्मा को देंगे, इस शरीर को देंगे, वैसे ही सोच, वैसे ही विचार हमारे निर्मित होते हैं। इसलिए मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, युवा बहुत भटक गए आज की डेट में, 12-12, 11-11 बजे सोकर उठ रहे हैं। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप मेहनत से, ईमानदारी से, ये सब चीज़ों के लिए तो उम्र बहुत पड़ी है, अभी थोड़ा सा मेहनत कर लो, सेटल हो जाओ, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। और सर अभी ये कॉन्सेप्ट है एडवांस एस्ट्रोलॉजी का, जो कि ये कहता है कि जो हमारे मान लीजिए जो हमारे ग्रैंडफादर्स है या हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रंस आगे होंगे, तो उनकी बर्थ चार्ट से भी हमारी लाइफ को भी इम्पैक्ट होता है, या जो हमारे ग्रैंडफादर है, मेरे भतीजे है या भांजे, क्या वो एडवांस एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती है, करती है। होता है? देखिए, जो कुंडली होती है ना, कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4 ऐसे करके 12 हाउसेज होते हैं, छोटे छोटे। बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे अपनी कुंडली में, खाने से बने रहते हैं बॉक्स जैसे। वो जो हर एक बॉक्स होता है, यानी कि हर एक खाना होता है,
वो बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारी चीज़ों। अब उन्हीं के अंदर 12 खानों में आपके चाचा चाची भी हैं, उन्हीं 12 घर में आपके दादा दादी भी हैं, आपके नाना नानी भी हैं, उन्हीं में आपके छोटे भाई बहन हैं, और उनमें आपके बड़े भाई बहन भी हैं, उनमें आपकी पत्नी भी है, आपके बच्चे भी हैं, उसमें आपका साला साली भी है, मौसी। यानी कि उन 12 भावों में सब कुछ है। एक एक भाव से 20-20 चीजें देखते हैं, तभी तो हम किसी के बारे में इतना क्लैरिटी के साथ में बता पाते हैं। यानी कि अगर आपको ये देखना है कि आपके अपने छोटे भाई बहन के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, क्या आपका छोटा भाई बहन तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, कहीं आपका उसके साथ डिस्प्यूट तो नहीं होने वाला, तो आप कुंडली से बता सकते हो। अगर आपको नॉलेज है, और उसकी देखने की जरूरत नहीं है उसके लिए कि छोटे भाई बहन के देखें, आप अपने ही चार्ट से बता सकते हो कि आपके छोटे भाई बहन के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, या आप उसके लिए सपोर्टिव रहोगे और वो आपको धोखा दे रहा है। क्या ये ऐसा तो नहीं होगा? अब वो ऐसे देख सकते हो आप कि हमारा जो कुंडली का चार्ट होता है उसमें एक थर्ड हाउस होता है, और वो थर्ड हाउस होता है छोटे भाई बहनों का। अब वो घर अगर आपका पीड़ित हो गया, उस घर में अगर आपके पाप प्रभाव है, बुरे ग्रहों का प्रभाव है, छली ग्रहों का प्रभाव है, तो आपके अपने छोटे भाई बहनों से नहीं बन पाएगी। और अगर उस घर का लॉर्ड अच्छा ग्रह है, यानी कि स्वामित्व, वो अगर शुभ ग्रह है, तो आप हमेशा ये सोचोगे कि मैं अपने भाई बहनों के लिए, छोटों के लिए ये कर दूं, क्योंकि वहां का लॉर्ड तो शुभ है ना, तो आपके अंदर शुभता आ जाएगी उनके लिए करने की। बट उस घर में पापी ग्रह, बुरे ग्रह बैठ गए, अलगाववादी ग्रह बैठ गए, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, यानी कि आपकी तरफ से 100% है, उनकी तरफ से 40% है, 30% है। आपको पता चल गया। आप ये देख सकते हो कि आपकी पत्नी या आपके पति के साथ आपकी कैसी बनेगी। आप ये देख सकते हो कि भाई आपके ग्रैंडफादर के साथ आपकी कैसे बनेगी। वो सारे हाउस है, बस हमारे को देखना ये है कि वहां की लॉर्डशिप, भाव, स्वामी, कारक, और उसका बस कॉम्बिनेशन बनाना है और बता देना है। एक एक चीज आप बता सकते हो। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे जैसे हम केदारनाथ में बहुत लोग जाते हैं जो पिलग्रिमेज जाते हैं, और रास्ते में एक्सीडेंट्स हो जाती है, जो बहुत लोग तीर्थ करके भी आते हैं तो भी हो जाता है। तो क्या आप उसको पिछले जन्म के कर्म से मानते हैं, या उसका क्या है, वो क्यों होता है वो चीज़? देखिए, ऐसा होता है, वो भगवान की भक्ति के लिए गए, पूजन करने के लिए गए, बस खाई में गिर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, भौगोलिक घटनाएं होती हैं, तो आप उसके आसपास का जब ट्रांजिट देखोगे, उसके आसपास के ग्रहों की चाल देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं ग्रहों के अनुरूप इस तरीके की होती हैं जिसमें नेचर बैलेंस करती है खुद को। जो टाइम ऑफ ट्रैवल होता है वो कह रहे हैं आप? बिल्कुल। जैसे एक सुनामी आई और वो 1000-2000 लोगों को ले गई। उत्तराखंड के अंदर वहां पर बादल फटे 2012 में 11 के आसपास, और हजारों लोग चले गए। यानी कि क्या हुआ, वहां डैम बनाया, पहाड़ों को काटा, बहुत पहाड़ों पर नेचर के साथ में छेड़छाड़ करी, और नेचर ने अपना रूप दिखा दिया। यानी कि नेचर ये कहती है कि आप मेरे को मत छेड़ो, मुझे आगे बढ़ाओ। आप आगे बढ़ाओ। भगवान ने सोच दिए कि अगर आपके पास 5 फैक्ट्री हैं तो आप चाहोगे 10 हो जाए, आप कभी नहीं चाहोगे 5 से 2 हो जाए। तो नेचर भी ये कहती है मनुष्य को कि आप प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो, बट मुझे मत छेड़ो। जब हम नेचर को छेड़ने लगते हैं, जब हम पाप ज्यादा करने लगते हैं, जब दुराचार ज्यादा बढ़ने लगता है नेचर के अंदर, तो नेचर खुद को बैलेंस करती है। अच्छा। नेचर उन लोगों को चुन लेती है जो अच्छी आत्माएं होती हैं। नेचर स्थान को तय कर लेती है कि मुझे किस समय पर किसको कहां पहुंचाना है। क्या उनका कर्म होता है ये जो लोग? बिल्कुल कर्म होता है उनका। कर्मों का तो प्रभाव होता ही है कि आप राम 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 जप रहे हो और आप चले गए जपते जपते ही। बहुत उदाहरण आपने सुने होंगे। मेरे नाना जी थे, राम 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 जप रहे थे, लेटे हुए थे और राम 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 करते ही चले गए। बहुत सारे लोग हैं धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, बस ही गिर गई।
अच्छे स्थान पे जा रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं, बस चलेगी, नेचर ने उनको स्वीकार करा, अच्छी आत्माओं को ढूंढा, उस बस में बैठाया और अपने पास बुला लिया। ये भी आपका भाग्य है। बस ये क्या है, ये है भूलोक, यानी कि ये है नेचर से जुड़ा हुआ विषय, जिसमें नेचर डायरेक्ट इन्वॉल्व हुई, भूकंप के थ्रू हुई, आध्यात्मिक पथ के थ्रू हुई, सुनामी के थ्रू हुई, बाढ़ के थ्रू हुई, वो किसी भी रूप में हुई, पर उसने उनको सबको स्वीकार कर लिया कि अब आपका समय हो गया। तो ये चीजें होती हैं। अब कोई व्यक्ति दुर्घटना में चला गया, कोई व्यक्ति उसको किसी ने दुर्घटना में उड़ा दिया, ये कैटेगरी अलग है, सामूहिक कैटेगरी अलग है, सुसाइड करना, पंखे से लटक जाना, ये कैटेगरी अलग है। एक मृत्यु जो आपको नेचुरल मिली, एक मृत्यु जो आपको नेचुरल नहीं मिली। एक मृत्यु में आपने खुद को सुसाइड अटेम्प्ट किया, अब आपकी आत्मा भटकती रहेगी। क्या वो भी चार्ट में होता है? हाँ, उसके लिए हमारे को लगन लग्नेश, तृतीय भाव का स्वामी, सुसाइड करना है तो हाथ भी चाहिए, और 8th हाउस का लॉर्ड, इनका कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। लगन लग्नेश, तृतीयेश, चतुर्थेश और अष्टमेश। अगर इनसे ये सब पीड़ित हो रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर वो सुसाइड करेगा, उसकी सुसाइडल टेंडेंसी हो जाएगी, और डिप्रेशन में ज्यादा आएगा तो सुसाइडल थॉट्स आएंगे। इसलिए जितने भी सुसाइड होते हैं, ज्यादा व्यक्ति जब बहुत डिप्रेशन में आ जाता है तो वो ऐसा स्टेप उठाता है, जब उसको चारों तरफ नेगेटिव दिखने लगती है। वो मृत्यु जो होती है उनको मैं अपनी समझ से बोलता हूं अकाल मृत्यु, कि उसमें आपने खुद को खुद चुना, अपने हाथों से चुना, और वो आपके फिर कहीं ना कहीं आपको भटकाव, क्योंकि आपको अब योनि जो है ना, जब वो योनि डिसाइड होती है मृत्यु के बाद 13 दिन के बाद, जब किसी और आत्मा के रूप में उसको प्रवेश मिलेगा या वो अभी भटकेगी, तो वो जो विषय हो जाते हैं बहुत हटके हो जाते हैं कि आपकी आत्मा भटक रही है, प्रेत योनि में भटक रही है, उसने प्रेत के रूप में जन्म ले लिया, उसका समय पूरा नहीं हुआ। तो ये सारे विषय हैं और बड़े डीप विषय हैं ये, इनके बारे में तो हम बहुत अच्छी और बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम पूछना चाह रहे थे, जैसे आजकल ना बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी आ गए, जैसे न्यूमरोलॉजी है, उसके साथ साथ कॉफ़ी कप रीडर्स भी है बहुत सारे लोग, उसके अलावा टैरो कार्ड रीडर्स भी है, और हम ये भी देखते हैं कि बहुत लोग विथ लाइक वेरी लेस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी टैरो कार्ड रीडिंग को कहते हैं कि हम आपकी लाइफ को उसके थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। आप क्या मानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी वर्सेस अगर हम इन सारे साइंसेस को लेते हैं? देखिए, कौन सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो फिर नींव है ही, है ना। इस शरीर के अंदर आत्मा है तो ही सब कुछ है, अगर आत्मा नहीं हुई तो कुछ भी नहीं है। अब इसमें आत्मा ने तो प्रवेश कर लिया, पर काम अलग है, कर्म अलग है, शाखाएं बट गई, किसी के हाथ अलग हो गए, किसी की नाक कैसी होगी, शक्ल कैसी होगी, पर मेन सोल तो आत्मा ही है। ऐसे ही जो एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो सोल है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की एक शाखा है। मैं इसमें पूरा बिलीव करता हूँ, मानता हूँ। अंकों का बहुत बड़ा रहस्य है हमारी लाइफ के अंदर, और एक बहुत बड़ा ये एक बहुत डीप साइंस है अंकों की, इसलिए इसको तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। रही बात ये जो आपने बताया कॉफ़ी कप रीडर, देखिए ऐसा होता है कि ठीक है, सबका अपना अपना ज्ञान है, सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, बट मेरा ऐसा सोचना है कि चीज़ों को ना समय के हिसाब से लोगों ने बदल दिया है। जैसे कोई एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट है, वो फेस रीडिंग व्यक्ति को देख करके उसके बारे में बता देता है, उसका एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है ना, और वो उसकी रिसर्च इतनी हो गई, अनुभव हो गया, वो अनुभव में उसने कैटेगराइज कर लिया कि एक व्यक्ति है, उसका माथा ऐसा है तो वो ये गुण उसमें मिलेंगे, उसने सारा अपना रिसर्च किया हुआ है। तो ऐसे ही ना, अब हो सकता है उस फेस रीडिंग की जगह एक नया वर्ड यूज कर लिया, कॉफी कप रीडिंग। बताना उसको कॉफी से नहीं होगा मेरी समझ से, वो बताएगा बॉडी पर्सनैलिटी से ही, बट क्या हो गया, चीज बदल दी, परोस दूसरे तरीके से दी गई। अभी ये चीजें आजकल बहुत हो रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि
कॉफी के माध्यम से पिला के किसी के बारे में बताना मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं लॉजिकली चीजों को सोचता हूँ और मैं शास्त्र संबद्ध बात करने में विश्वास रखता हूँ कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है या नहीं है। ऐसा कहीं कुछ वर्णित नहीं है। ये सारी हमारी बनाई हुई चीजें हो सकती हैं। इसमें साइकोलॉजी का बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ, टैरो रीडिंग है, इसका प्रभाव जरूर है। और पत्ते हैं, हमारे कार्ड्स हैं, कार्ड्स निकलते हैं। हर कार्ड एक किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करता है। उस कार्ड के कुछ रहस्य होते हैं, उस कार्ड की एक लाइफ वैलिडिटी होती है, उस कार्ड का एक रिसर्च होता है, और उस अब आपका क्या कार्ड निकल के आ रहा है उसके आधार पर वो सामने वाला जो टैरो रीडर है वो आपके बारे में बताने की कोशिश करता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक फीडिंग कर दी। अभी होम मिनिस्टर बोलेगी हमारे देश में टॉप मोस्ट क्रिमिनल्स कौन है, तो होम मिनिस्ट्री सर्च करेगी अपने हार्डवेयर में, डेटाबेस में, टॉप क्रिमिनल्स इन इंडिया, लिस्ट निकल जाए, सारा लिस्ट आ जाएगा। यानी कि वो एक फीडिंग है। ओके, है ना। इसी तरीके से सबसे देश के बेस्ट डॉक्टर्स कौन है, वो एक डाटा निकल के आ जाएगा। ऐसे समझ लो वो भी एक कार्ड हो गए, हर कार्ड में हर किसी को उसमें डाल दिया। तो ऐसे जो भी ये कार्ड रीडर रहे हैं, उनकी जो अपने अनुभव रिसर्च रही है, उन्होंने अपने अनुभवों के हिसाब से कि अगर ये कार्ड निकल के आ रहा है तो ये व्यक्ति में चीजें हो सकती हैं या उसके ये प्रश्न हो सकते हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने उत्तर देना शुरू करा और उसमें उनको फल मिलने लगे। बट जो वैदिक साइंस है, जो कुंडली है, वो एक तरीके से आपका एक्सरे है। क्या है? एक्सरे है। जब हम एक्सरे मशीन पे जाते हैं तो कहाँ चेस्ट में इन्फेक्शन है वो डिस्प्ले हो जाता है ना, और डॉक्टर उसको देखता है, भाई ये पॉइंट है, ये तो वो इंडिविजुअल, हर किसी का इंडिविजुअली अलग अलग होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कुंडली आपका एक्सरे है। और क्या कुंडली अच्छा या बुरा भी होता है? अच्छा, आपने तो काफी चार्ट्स देखे। अच्छा, आप उस तरीके से पूछ रहे हो कि भाई किसी की कुंडली बहुत बुरी है तो मतलब उसके लाइफ में बहुत बुरा हो रहा है, शायद उसकी कुंडली बहुत बुरी है इसलिए उसकी लाइफ में बुरा हो रहा है। देखिए ऐसा होता है, मैंने आपको एक आपसे स्टार्टिंग में ही मैंने बात करी थी कि सारा वारा प्रारब्ध है, हमारे को भाग्य के रूप में कुंडली मिली है। अब अगर हमने बहुत बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में तो उसकी सजा हम भुगत रहे हैं, मनुष्य योनि में जन्म लेकर के भुगत रहे हैं। अब हम पूरे जीवन भर स्ट्रगल कर रहे हैं पर हम एक कार नहीं खरीद पा रहे। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं व्यक्ति पर नहीं खरीद पा रहे, यानी कि वो भी उनके कर्म है। तो कुंडली जब हम उनकी रिसर्च करेंगे तो उनके कुंडली में ही ग्रहों की चाल ऐसी देखने को मिलती है कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल ही लिखा, उनको आगे स्ट्रगल ही करना है। तो फिर उसको हम क्या कह देते हैं, अरे तुम्हारी तो कुंडली बेकार है। बहुत लोग कहते हैं तुम्हारी तो कुंडली बेकार है, वो कहते हैं हमारी तो कुंडली बेकार है। एक्चुअल में तो कुंडली कोई बुरी नहीं होती, कुंडलियाँ कोई अच्छी नहीं होती हैं। हाँ, ये जरूर है कि बस ट्रांजिट है, ग्रहों का गोचर है, अगर वो अच्छा मिल गया तो हम बोल देते हैं कि भाई कुंडली का लेवल बहुत अच्छा है, और कुंडली कमजोर मिल गई तो हम कह देते हैं इसका लेवल बहुत डाउन है। ओके, बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी इन डेप्थ हमें काफ़ी चीज़ों में नॉलेज दिया। मुझे लगता है लोगों को भी चीज़ों को समझने में थोड़ी सी आसानी हुई होगी। और एक लास्ट में चाहूँगी कि कोई एक ऐसा मैसेज आप लोगों को दीजिए कि जिसके थ्रू वो अपनी, और जैसे कि हम लोग हेल्थ चेकअप्स कराते हैं हर बार, हम हर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का भी चेक्स होना चाहिए, लोगों को करानी चाहिए, या उसका इम्पैक्ट वो सिर्फ अपने कर्मों को लेकर के चले तो फिर अगर अच्छा कर्म करेंगे तो चीज़ें अच्छी होगी, या एस्ट्रोलॉजी का उसका 100% इम्पैक्ट होता है? एस्ट्रोलॉजी का 100% इम्पैक्ट होता है। मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होना बहुत जरूरी है। जैसे एक अच्छा वकील होता है तो आपको केस जिता देता है, अच्छा डॉक्टर होता है तो बीमारी से बाहर निकाल देता है, ऐसे ही अच्छा गुरु होता है तो आपके ज्ञान के चक्षु खोल देता है। ऐसे अगर एक अच्छा ज्योतिषी आपके साथ में होगा तो वो आपको डाउन नहीं होने देगा, वो आपको समय समय पर अगर काउंसलिंग करता रहेगा, आपके सही और गलत से आपको अवगत कराता रहेगा, तो आप उस तरीके के रास्ते पर चल सकते हो। आज हमसे हर 3 महीने में लोग कंसल्टेशन लेते हैं, आके मिलते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े बैठे हुए अधिकारी हमसे आके कंसल्ट करते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि एक बार आप ये देख लीजिए कि आगे की जो ग्रह स्थिति हो क्या कहती है, कौन से टाइम में हमें सावधानी बरतनी चाहिए या प्यार से उस समय को निकालना चाहिए। कई बार बुरे समय को शांत रह के निकाल लिया जाता है। सामने वाला गाली दे रहा है, मैंने आपको समझा दिया, अगर कोई व्यक्ति आपसे अभी गाली गलौज करे, कुछ करे, उससे उलझना मत, थोड़ा शांति से निकाल लेना, क्योंकि आपके 40 दिन खराब है। आपने उसको मुस्कुरा के जवाब दे दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। आपने लड़ना शुरू कर दिया, अगर आपके ऊपर हावी हो गए, घटना घटित हो गई।
तो ऐसे आपके पास एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होना बहुत ज़रूरी है। युवा पीढ़ी से सिर्फ एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि दोस्तों बहुत लंबा जीवन है, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको मनुष्य योनि मिल गई है। अच्छे कर्म करिए, अच्छी सोच रखिए, ईमानदारी से काम करिए, ईमानदारी से पैसा कमाइए, और ये आशिकी, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास आगे टाइम आपको ज़रूर मिलेगा। बट सबसे पहले आप अपने कैरियर पर फोकस करिए। उस माता पिता के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको 9 महीने गर्भ में रखा और इतना पाला पोसा और इस लायक, इस योग्य बनाया। उनकी सबसे पहले रिस्पेक्ट करिए। वो हैं तो सब कुछ है। अपने गुरु की रिस्पेक्ट करिए और एक अच्छी लाइफ अपनी जीने का प्रयास करिए। मानवेंद्र जी, आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझाई और मुझे लगा कि बहुत सिंप्लीफाइड वे में हमने एस्ट्रोलॉजी को भी समझा। और मैं सारे व्यूअर्स को भी चाहूँगी कि वो अपने क्वेश्चंस और अपने कमेंट्स एंड फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। हम कोशिश करेंगे कि हम आगे भी आपके साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लेकर के फिर से पॉडकास्ट कर सके। थैंक यू सो मच।